हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद एमआर। बच्चों, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं ये आपका थर्ड चैप्टर होगा सेकंड बुक का, पॉलिटिकल साइंस ट्वेल्थ क्लास का। ठीक है। जो थर्ड चैप्टर का आपका नाम है वो है नियोजित विकास की राजनीति। बट आपका जो नया सिलेबस आया है उस नए सिलेबस के अंदर इस चैप्टर का नाम जो है बदल दिया गया। उस चैप्टर का नाम है नीति आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि जो आपका सेकंड चैप्टर है जिसके अंदर कुछ पार्टियों के बारे में बताया गया है, एक दल के प्रभुत्व का दौर के बारे में, वो चैप्टर जो है आपका आ ही नहीं रहा है, इसलिए मैंने आपको सेकंड चैप्टर स्किप कर दिया है। ठीक है। इसलिए हम फर्स्ट चैप्टर के बाद डायरेक्ट थर्ड चैप्टर आज हम करेंगे। ओके, तो चलिए ज़रा बिना देरी करे आगे चलते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली पढ़ना जो है उससे पहले समझ लीजिए कि जो आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है उस दोनों चैप्टर के अंदर हमने जो है भारत के नेताओं ने कैसे राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती का सामना किया था, उन दोनों ही तरीकों को जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर इसी बुक के हमने देख लिया है। अब जो आपका ये थर्ड चैप्टर है, इस थर्ड चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली पढ़ना है कि भारत ने जो है किस प्रकार से आर्थिक विकास की जो चुनौती आ रही थी उसका जो है समाधान निकाला। ओके। आर्थिक विकास का समाधान इसलिए निकालना जरूरी था ताकि सभी लोगों का जो है भला किया जा सके, गरीबी रेखा से जो है सभी लोगों को ऊपर लाया जा सके। ये एक तरफ से प्रयास हो रहा था कि ताकि हम आर्थिक विकास के जरिए अपने समाज का जो स्थिति है उसको सुधार सके। इस थर्ड चैप्टर के अंदर हमको बेसिकली पढ़ना है कि जो ये आर्थिक विकास हम बार बार बोल रहे हैं ये कैसे होगा आखिरकार, और इस आर्थिक विकास को कौन करेगा, और इस आर्थिक विकास को करने में किसकी ज़्यादातर जो है मुख्य भूमिका रहने वाली है, सरकार की या फिर निजी कंपनियों की। ये सारी चीज़ें जो है इसी चैप्टर के अंदर जो है डिसाइड होने वाली है। आपको मतलब कि बताने वाला हूँ मैं, डिसाइड तो बहुत पहले ही हो चुका था। हमको इसी चैप्टर के अंदर ये भी देखना है कि आर्थिक विकास से रिलेटेड कौन कौन सी जो है मुख्य बहसें हुई है और इन बहसों को लेकर के कौन कौन से जो है अहम फैसले लिए गए हैं। ओके, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमको ध्यान से इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि जनरली जनरली जो है कुछ ही बातों पर जो है सभी लोगों की आम सहमति जो है बन पाई है। इसमें से एक सहमति इस बात पर भी है कि भारत के जो विकास का अर्थ होगा वो होगा आर्थिक समृद्धि करना, प्लस में आर्थिक सामाजिक न्याय का भी करना हो। दोनों ही जो है आर्थिक विकास भारत के विकास का जो है अर्थ होगा। मतलब कि एक तरफ जो है भारत आर्थिक रूप से अपना विकास करेगा, दूसरी तरफ समाज को ध्यान में रख करके उनका भला भी करेगा। यहाँ पर दोनों ही जो है एस्पेक्ट को कवर करने की जो है कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर एक और जो है आम सहमति थी, वो ये थी कि सरकार को ही जो है इस विकास के प्रक्रिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि निजी कंपनियां जो है हाल ही में जब आज़ाद हुई थी और उनके पास कोई भी पैसा नहीं था जिससे कि वो इन्वेस्ट कर सके, जैसे अमेरिका में किया गया था। ओके। अब आगे बढ़ने से पहले जरा मैं आपको एक विचारधाराओं के बारे में बताना चाहूँगा, दो विचारधाराओं के बारे में बताना चाहूँगा। पहले उसे आप समझ लीजिए, जान लीजिए, और उसके बाद जो है हम वापस से जो भारत की आर्थिक विकास की जो रणनीतियाँ हैं उसके ऊपर वापस से हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो विचारधारा है वो है वामपंथी विचारधारा, दूसरी है दक्षिणपंथी विचारधारा। इन दोनों को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, और ये एक एक नंबर के क्वेश्चन जो है आपके आने के बहुत ज़्यादा संभावना रहती है आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं कि वामपंथी जो विचारधारा होती है मतलब क्या होता है इनका। वामपंथी का मतलब क्या होता है ज़रा जान लीजिए। यहाँ पर वामपंथी अक्सर जो है उन लोगों की तरफ संकेत करता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की जो है तरफदारी करते हैं। मतलब कि उन लोगों की ओर इशारा करता है जो लोग दिल से जो है चाहते हैं कि गरीब लोगों का भला हो। सामाजिक समूह में जो पिछड़े लोग हुए हैं ना, समाज के अंदर जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनकी भलाई के बारे में जो है हमेशा बात करते हैं कौन, वामपंथी विचारधारा वाले लोग। इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का जो है ये लोग समर्थन करते हैं। मतलब कि सरकार का कुछ ज़्यादा ही जो है ये लोग फेवर करते हैं ताकि सरकार जो है अच्छी अच्छी नीतियाँ लेकर के आए और ये जो पिछड़े हुए वर्ग हैं इनके भले में काम किया जा सके। वामपंथी विचारधारा के अपोजिट में जो दक्षिणपंथी विचारधारा है वो क्या सोचती है जरा वो देखिए। आई मीन वो जो है किस तरफ इशारा करते हैं,
दक्षिणपंथी उन लोगों की तरफ संकेत करता है जो खुली प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, ओके। तो ये बोल रहा है कि खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति करना चाहते हैं। और यहाँ पर बल्कि क्या है कि यहाँ पर सरकार जो है हस्तक्षेप करेगी और सरकारी जो है विकास के लिए हर एक चीज़ बनाएगी। और यहाँ कह रहे कि नहीं जी नहीं, मार्केट को खुला छोड़ दो, विकास जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये दक्षिणपंथी विचारधारा कहते हैं ये लोग। अब यहाँ पर देखते जरा वामपंथी का जो सेकंड पॉइंट है, वहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि जो वामपंथी विचारधारा वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि सरकार का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हस्तक्षेप होना चाहिए। और जो दक्षिणपंथी वाले लोग हैं ये लोग कहते हैं कि सरकार का जो है बहुत ही कम हस्तक्षेप जो है होना चाहिए, ताकि लोगों के पास लिबर्टी हो और जिसके माध्यम से उन स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके वो अपना विकास कर सके। ये दक्षिणपंथी वाली विचारधारा लोग कहते हैं। अब जो ये वामपंथी विचारधारा वाले ये लोग क्या कहते हैं, जरा देखिए थर्ड पॉइंट में, कभी भी अपने लाभ के लिए जो है ये लोग नहीं सोचते हैं, हमेशा भलाई करने के लिए सोचते हैं। और जो दक्षिणपंथी है हमेशा इनका प्रॉफिट मोटिव ही रहता है, हमेशा इनका जो मोटिव है वो हमेशा प्रॉफिट वाला ही रहता है, हमेशा लाभ कमाने की जो है ये लोग सोचते हैं। अब चलिए, ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा के बीच में क्या अंतर है। अगर आप लोगों ने 11वीं की क्लास के अंदर सेकंड बुक का सही से पढ़ा होगा तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि समाजवादी विचारधारा होती है एक तरफ और दूसरी तरफ होती है उदारवादी या पूंजीवादी विचारधारा। तो जो ये वामपंथी वाले हैं ये बेसिकली देखा जाए तो समाजवादी विचारधारा की तरफ इशारा कर रहे हैं, और जो ये दक्षिणपंथी वाली विचारधारा है ये लोग पूंजीवादी या फिर उदारवादी विचारधारा की ओर इशारा कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये जो क्लियर हो चुके होंगे। अब चलिए वापस अपने चैप्टर के ऊपर आते हैं। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जब हमें 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में आज़ादी मिली थी, तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो हिंदुस्तान के सामने जो है विकास करने का भी एक जो है समस्या कह सकते हो कि चुनौती था। आपको 3 चुनौतियां पता है ना जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर थी। एक था भारत को एकीकरण के सूत्र में बांधना, दूसरा था लोकतंत्र की स्थापना करना और तीसरा था विकास करना। आप लोगों को मैंने ये ऑलरेडी जो है फर्स्ट चैप्टर के अंदर बता दिया है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय पर भारत के सामने विकास करने के 2 मॉडल मौजूद थे। वो 2 मॉडल कौन कौन से थे? एक था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल और दूसरा था समाजवादी मॉडल। उदारवादी पूंजीवादी जो मॉडल है ये यूएसए के द्वारा अपनाया गया था, मतलब अमेरिका के द्वारा, और समाजवादी जो मॉडल है ये यूएसएसआर के द्वारा अपनाया गया था। और ध्यान रखिएगा, जब हमें आज़ादी मिली तो जस्ट उसी के 2 साल पहले जो है शीत युद्ध स्टार्ट हो चुका था और 1991 में जाकर के अंत हुआ था। आप लोगों को आई थिंक पता होगा कि उदारवादी या फिर पूंजीवादी मॉडल के अंदर क्या होता है कि सरकार का जो है कम से कम हस्तक्षेप होगा, लोगों को पूरी खुली आज़ादी होगी कि वो किस प्रकार से अपना विकास करना चाहेंगे। ये होता है उदारवादी विचारधारा के अंदर। इसके अंदर बेसिकली हमेशा प्रॉफिट मोटिव को हमेशा जो है सोच करके रखा जाता है। समाजवादी में क्या होता है कि सरकार ही सब कुछ करेगी, कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी नहीं करेगा, सब कुछ जो है सरकार के हाथ में रहेगा, पिन से लेके कार तक सब कुछ सरकार के हाथ में रहेगा। ओके, यहाँ पर ये बोला जा रहा है समाजवादी मॉडल के अंदर। अब चलिए जरा देखते हैं कि भारत ने क्या अपनाया। भारत ने बेसिकली मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी, मतलब कि आधा पूंजीवादी था आधा समाजवादी था। ओके, तो चलिए जरा सेकंड टॉपिक की तरफ भी मूव कर लेते हैं, वो है आपका नियोजन से रिलेटेड। नियोजन को अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो सिंपल वर्ड है प्लान। ओके, क्या है? प्लान। ओके, इस प्लान का क्या मतलब है जरा देख लेते हैं यहाँ पर कि आखिर जो ये प्लान की बात कर रहा हूँ मैं, ये प्लान का जो वर्ड है आखिरकार क्यों लेकर के आया जा रहा है देश के विकास के अंतर्गत। ओके, तो जरा देख लेते हैं क्या यहाँ पर लिखा मैंने। एक और बात पर जो है जनरली आम लोगों की सहमति थी, वो ये थी कि सरकार जो है विकास का एक खाका तैयार करे या फिर एक योजना बनाए। मतलब कि भारत की जो सरकार होगी उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि अगले आने वाले सालों में भारत को किस प्रकार से विकास करना है, उसकी एक इन लोगों को योजना बनानी चाहिए, उसको एक तरफ से खाका तैयार करना चाहिए, ताकि हमारे सामने एक दस्तावेज के अंदर लिखा हो कि हमको अगले 5 सालों तक या अगले 10 सालों तक जो है हमको ये सारी चीज़ें उपलब्ध कर लेनी है या प्राप्त कर लेनी है।
तो यहाँ पर जो है जो नियोजन का जो विचार है, एक्चुअली में जो प्लानिंग वाला विचार है, ये 1940 और 1950 के दशक में जो है पूरे विश्व में काफ़ी पॉपुलर हो रखा था। वो पॉपुलर इसी वजह से हुआ था क्योंकि जब 1930 के अंदर कह सकते हैं ना, वो संकट आया था, आर्थिक संकट आया था, आर्थिक प्रगति जो है बहुत ही घटिया रूप से चल रही थी। उस दौरान सोवियत संघ ने एक्चुअली जो है नियोजन वाली आइडिया को लेकर चला था। ये इनके अंदर ऑलरेडी जो है उन्होंने 1928 के अंदर पंचवर्षीय योजना जो है ऑलरेडी चला रहे थे ये लोग, सोवियत संघ। तो जब ये 1930 के अंदर जब आर्थिक मंदी आई, एक रिसेशन आया, तो उस दौरान जो है सोवियत संघ ने जो है इन भारी, कह सकते हो कि कठिनाइयों के बीच जो है शानदार आर्थिक प्रगति जो है की थी। वो क्यों की थी? जस्ट बिकॉज ऑफ नियोजन के कारण ही कर पाए, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी प्लान थे और इन्होंने उस प्लान के अकॉर्डिंग ही जो है काम किया था, जिसकी वजह से इनकी जो अर्थव्यवस्था है सोवियत संघ की, वो 1930 की कठिन समय में भी टिकी रही, शानदार इनफैक्ट प्रगति करती रही। ठीक है, इसलिए जो है नियोजन का जो विचार है पूरी दुनिया के अंदर फैलना स्टार्ट हो गया कि योजना अगर बना करके हम काम करेंगे तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादा कुछ नीचे नहीं गिरेगी, बल्कि सही ढंग से चलती रहेगी। तो इसी कारण की वजह से जो है नियोजन के पक्ष में जो है दुनिया भर में हवा बहने लग रही थी। अक्सर उद्योगपति और बड़े व्यापारी जो है उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते हैं, हमेशा प्लानिंग के पक्ष में नहीं होते, क्योंकि जो नियोजन है ये हमेशा सरकार करती है। परंतु यहाँ पर देखिए क्या लिखने वाला, काफ़ी अलग चीज़ है और 1 मार्क्स के अंदर आपका जो है आपसे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। इसके रिलेटेड भी बता रहा हूँ मैं आपको। नियोजन के पक्ष में नहीं होते, कौन नहीं होते? जो बड़े बड़े उद्योगपति होते या व्यापारी होते, वो नियोजन के पक्ष में नहीं होते हैं। वे हमेशा से ही जो है खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं, जहाँ पूंजी के बहाव पर जो है सरकार का कोई भी अंकुश ना हो। लेकिन जो ये चाहते हैं ना बड़े उद्योगपति की सरकार का जो है कोई भी बहाव, आई मीन अंकुश ना हो, भारत में ऐसा नहीं था। भारत के जो उद्योगपति थे वो कुछ और ही चाहते थे। वो लोग क्या चाहते थे जरा जान लेते हैं यहाँ पर। इनफैक्ट उन्होंने एक मीटिंग भी करी थी, वो देख लेते जरा। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका जो है एकजुट होता है। इस समूह ने जो है देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का जो है एक संयुक्त प्रस्ताव जो है पेश किया था। अभी हमने यहाँ ऊपर क्या देखा था कि अक्सर जो है जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या व्यापारी हैं वो नियोजन के पक्ष में बात नहीं करते हैं, परंतु भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या फिर व्यापारिक तबके हैं, उन्होंने ही आ करके 1944 के अंदर नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का जो है एक संयुक्त प्रयास जो है, आई मीन संयुक्त प्रस्ताव जो है पेश करते हैं। याद रखिएगा जो 1944 के अंदर उद्योगपतियों की एक बैठक हुई थी, इसको हम बोलते हैं बॉम्बे प्लान। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉम्बे प्लान क्या था। ओके, तो बॉम्बे प्लान की क्या मंशा थी ये भी जरा जान लेते हैं। इसका मेन मोटिव क्या था? बॉम्बे प्लान का मेन मोटिव यही था कि सरकार को जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों, आई मीन बड़े बड़े उद्योगों और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में जो है बड़े कदम उठाने चाहिए। सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की जो है राह पर चले। ओके, सभी के सभी जो बड़े बड़े उद्योगपति है वो भी चाहते थे कि भारत जो है नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले, ताकि हमारा जो विकास है वो अच्छे से हो सके। ओके, भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग जो है अस्तित्व में आ गया था। बट याद रखिएगा जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो 3 साल बाद जो है योजना आयोग अस्तित्व में आया था। उससे इसके बारे में भी हम सही से चर्चा करेंगे कि योजना आयोग क्या है क्या नहीं है, सब बताऊंगा मैं आपको एक एक करके। अगला है आपका, भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में एक संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली जो है भूमिका निभाई थी, और वो थी ये योजना आयोग। इनके बारे में भी हम सही से अभी जानेंगे। सोवियत संघ की तरह ही भारत के योजना आयोग ने भी जो है पंचवर्षीय योजनाओं का जो है विकल्प चुना। यहाँ पर पंचवर्षीय हमने इसलिए चुना क्योंकि हर 5 साल में आपको पता है ना कि जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं जिसमें प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, वो कम से कम जो है अपना कार्यकाल 5 साल तक के लिए अपना कार्यकाल करते हैं, और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। इसलिए हमने 5 साल रखा ताकि प्रधानमंत्री अपने अंडर में रह करके सारे काम जो है सही ढंग से कर सके योजना आयोग के। अगले 5 सालों के लिए
उसकी आमदनी और खर्च की योजना बनाना किसका कार्य होता है? ये योजना आयोग का, कि अगले आने वाले 5 सालों में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे खर्च करना है, सब कुछ योजना आयोग ही जो है तैयार करता है। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा जाता है इस योजना आयोग के द्वारा। एक हिस्सा होता है गैर योजना व्यय का और दूसरा होता है योजना व्यय का। मतलब कि जो हमने डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं लिखा है, मतलब जब योजना बना रहे थे तो उस योजना के अंदर जो जो बातों के ऊपर हमने लिखा है कि हम इतना इतना खर्चा करेंगे, उनको ऊपर तो हम खर्चा करेंगे, ये आपका योजना व्यय कहलाएगा। और दूसरा जिन जिन बातों का जिक्र योजना के अंदर नहीं किया गया है और उनके ऊपर खर्चा करना है तो उसको हम गैर योजना व्यय कहेंगे। व्यय का मतलब होता है खर्च करना। ओके, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है आपका जो आगे है यहाँ पर, वो है योजना आयोग के बारे में। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से इसको अपने जहन में उतारना इसको। देखिए क्या है, जो योजना आयोग है ये कोई संवैधानिक इकाई नहीं है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। ये किसी संविधान के द्वारा इसको स्थापित नहीं किया गया, संविधान सभा में डिस्कस करके योजना आयोग को स्थापित नहीं किया गया, याद रखिएगा। योजना आयोग को जो है एक सीधे साधे प्रस्ताव के द्वारा 1950 में ये रहा। योजना आयोग की जो स्थापना है मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए किया था। ओके, और ये कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है, याद रखिएगा। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, और जो उपाध्यक्ष होता है एक व्यक्ति होता है, जो जिनका बोलते हैं ना कि देश के अंदर जो ज़्यादा विख्यात अर्थशास्त्री होते हैं उनको जो है इसका उपाध्यक्ष जो है बनाया जाता है, जो फेमस होते हैं उनको बनाया जाता है। तो उस समय पर जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर मोंटेक सिंह। याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से निकलता है। ओके, योजना आयोग के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 10 से 12 मेंबर और भी होते थे, जिनमें से 5 से 6 जो है केंद्रीय लेवल के मंत्री जो है शामिल हुआ करते थे। अब जरा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि योजना आयोग का जो काम होता है, जो कार्य होता है, वो करते क्या थे आखिरकार। इन लोगों का काम यही था कि देश के संसाधनों का पहले जो है अनुमान लगाया जाए और फिर इसी संसाधनों के अकॉर्डिंग जो है योजना बनाई जाए, और योजना जब बना ली गई हो, जब उसको एग्जीक्यूट कर लिया गया हो, तो उसी योजना काल के दौरान क्या क्या प्रगति हो रही है इसका मूल्यांकन करना भी किसका काम है? योजना आयोग का। अब चलिए आपको आगे नीति आयोग से भी हम मिलवा देते हैं। बच्चों आप लोगों को पता होगा कि जो योजना आयोग है ये आपका मार्च 1950 के अंदर आया था, ठीक है। परंतु योजना आयोग की कुछ कमियों के कारण योजना आयोग को जो है रिप्लेस करना पड़ा नीति आयोग से। ओके, नीति आयोग को जो है, नीति आयोग की जो स्थापना है वो होती है 1 जनवरी 2015 के अंदर। याद रखिएगा 2014 नहीं है, 2015 के अंदर जो है नीति आयोग की स्थापना होती है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीति की एक यहाँ पर फुल फॉर्म भी है, और वो फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख रखी है ऑलरेडी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये है नीति की फुल फॉर्म। इस नीति आयोग के अंदर जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो होते हैं एक व्यक्ति जो मैंने बताया था ना, जो काफ़ी पॉपुलर होते हैं वो होते हैं। और आज के समय पर जो है वो है राजीव कुमार। याद रखिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इतना हो गया नीति आयोग। अब आपका हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, मतलब कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब भला ये क्या है इसके बारे में ज़रा जान लीजिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मार्च 1950 के अंदर जो है योजना आयोग की स्थापना की गई थी। बच्चों आप लोगों को पता होगा कि जो योजना आयोग है ये केंद्र स्तर पर काम करती है। फॉर एग्जांपल ये भारत है, ठीक है, एक मान लेते हैं, बस छोटा छोटा रफली सा एक बना रहा हूँ। ओके, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा गलत बन जाए तो। मान लीजिए यहाँ पर एक दिल्ली है, ठीक है, इस दिल्ली के अंदर जो है योजना आयोग है। ओके, योजना आयोग के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन लोगों को नहीं पता कि गुजरात के अंदर कौन सी समस्या का समाधान करना जरूरी है, या उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा है, या महाराष्ट्र के अंदर कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा है, या केरल के अंदर कौन सी है। इन सभी चीज़ों का जो है इन लोगों को आइडिया ही नहीं मिलता था योजना आयोग का। आपने अपनी पुस्तक के अंदर देखा भी होगा कि इस साइड में एक
इस साइड में एक इस वाले पेज के ऊपर इमेज होगी जहाँ पर ऐसे बादलों की तरह कर दिए गए हैं, और बादलों के ऊपर जो है योजना आयोग के सदस्यों को दिखाया गया, और नीचे की साइड जो ग्राउंड रियलिटी है, ज़मीनी हकीकत जो है वो अलग है। और ये लोग जो है खुशकिस्मत है जो कि बना रहे हैं बिना देखे कि क्या रियलिटी है ग्राउंड की। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर के जो है बदल दिया गया है यहाँ पर। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि योजना आयोग के अंदर जो सदस्य हुआ करते थे वो थे प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष और 5 से 6 जो है केंद्रीय स्तर के मंत्री ही हुआ करते थे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो योजना आयोग योजना बनाती थी उसको जो है हर एक राज्यों में जा करके ऐसे भेज दिया करते थे कि इम्प्लीमेंट कर लो इन सबको। लेकिन उन लोगों को यही नहीं पता था कि इस राज्य के अंदर किस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर गुजरात के अंदर कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी चलते जो है जब पहली पंचवर्षीय योजना आई 1951 से 1955 में, तो इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है एक सुझाव भी दिया गया इसको इसका गठन करने का। किसका गठन करने का? राष्ट्रीय विकास परिषद का। अब ये राष्ट्रीय विकास परिषद करने का, गठन करने का जो है सिफारिश क्यों दिया गया? वो सिफारिश इसलिए दिया गया क्योंकि जो योजना आयोग अपना बना लिया करती थी योजना, उसको ऐसी भेज दिया करती थी, लेकिन वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते थे, क्योंकि हर एक क्षेत्र की जो समस्या है वो अलग अलग होती थी। कहीं पर पानी की समस्या है मान लीजिए, तो कहीं पर बिजली की है, हर एक जगह पर अलग अलग समस्या होती थी। ठीक है, इसलिए जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर एक सुझाव दिया गया कि हम लोगों को राष्ट्रीय विकास परिषद की जो है स्थापना करनी चाहिए, जो कि नीति आयोग या फिर उस समय के योजना आयोग की नीतियों को जो है अंतिम रूप प्रदान करेगा। कैसे अंतिम रूप प्रदान करेगा? क्योंकि इसके अंदर जो है ना हर एक राज्य के सीएम भी उपलब्ध होंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, सीएम भी इसके अंदर मौजूद होंगे, पार्टिसिपेट होंगे। और जो आपका योजना आयोग है या फिर जो नीति आयोग है, इसके अंदर जो है सीएम की कोई भागीदारी नहीं होती है। इसीलिए जो है जो योजना बनती थी बिना राज्यों के मशवरे से ही जो है बन जाती थी। इसलिए जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर सुझाव दिया गया कि हमको जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है स्थापना करना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो सीएम आए अलग अलग राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश के, तो वो लोग भी जो है अपना सुझाव यहाँ पर पेश कर सके और उनके अकॉर्डिंग जो है उनके राज्य के लिए योजना बनाई जा सके। तो इस राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है वो की गई थी 6 अगस्त 1952 के अंदर, याद रखिएगा। और सिफारिश तो मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से जो है इसकी सिफारिश हुई थी। अब जरा इसके सदस्यों की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो सदस्य बैठते हैं वो भी वही होते हैं, योजना आयोग के सदस्य होते हैं या फिर नीति आयोग के सदस्य होते हैं, प्लस केंद्रीय मंत्री होते हैं, प्लस राज्यों के सभी सीएम भी यहाँ पर ही मौजूद होते हैं। अब चलिए आपका अपना आगे देखते हैं। अब बच्चों, मुझे आपको इसी वीडियो के अंदर जो है पढ़ाना था ये वाला भी, प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी, बट जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि टाइम जो है कुछ ज़्यादा ही खिंचता जा रहा है इस वीडियो का, इसलिए मैं जो है इस वीडियो को थोड़ा कम में ही निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है डिस्कस करवा लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है। ओके, और हाँ, एक अपडेशन देना था आपको कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है नया, उसके अंदर जो है आपके 1 मार्क से रिलेटेड जो क्यूज़ होते हैं वहाँ पर डेली बेसिस पे पोस्ट किए जाते हैं। तो आप जो है उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उस सभी क्यूज़ का आंसर दे सकते हैं, जिससे कि आपका मजाक में ही जो है आपका एक तरफ से रिवीजन हो जाया करेगा या फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाया करेगी। ठीक है, प्लीज़ जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन इनको हल्के में ना ले, बिकॉज पिछले साल जो बच्चे आए हैं उनके 94 93 मार्क्स जो है इसी वजह से आए, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन के पूरे सही नहीं हो पाए थे। ओके, अभी मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। और हाँ, मैंने इंस्टाग्राम की भी नई आईडी बनाई है, उसको भी प्लीज़ जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिव, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।